शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कृषि कानूनों पर आप जैसे एक मित्र ने जब मुझे सलाह दी कि कुछ प्रकाश डाला जाए, क्यों किसान धरने पर हैं, क्यों देश का अन्नदाता धरने पर है और क्यों केंद्र सरकार अपनी बात में अड़ी हुई है, तो इसकी शुरुआत मैंने कल से की थी। आप लोगों के बड़े उत्साहवर्धक कमेंट्स मुझे पढ़ने के लिए मिले हैं। जो कुछ भी मैंने कल कृषि कानूनों पर बताया था, तो मुझे लगा कि इन तीन कानून संसद में संशोधित करके रखे गए हैं और पास होके नए रूप में हमारे सामने हैं, उन कानूनों की तह पर जाने का प्रयास किया जाए ताकि समझा जा सके कि देश का किसान क्यों कड़कड़ाती सर्दी में भी दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर्स में जमा हुआ है और तमाम प्रकार के प्रलोभनों से, तमाम प्रकार की सरकारी कवायद से डट कर मुकाबला कर रहा है। मैं इन तीनों कानूनों के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। आज जिस कानून के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वह कानून सबसे ज्यादा किसानों को खटक रहा है। मेरी आप सबसे अपील है, यदि आपको मेरे द्वारा आज बताए जा रहे कानून की बाबत कुछ समझ विकसित होती है या आपको लगता है कि ये बात जो मैंने आज कही है पूर्वग्रसित नहीं है, किसी पार्टी विशेष के प्रति पूर्वग्रसित नहीं है, केंद्र सरकार के प्रति पूर्वग्रसित नहीं है, बल्कि केवल कानून के पीछे की कहानी को समझने का एक ईमानदार प्रयास है, तो आप कृपया करके इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें। अपनी फेसबुक वॉल में इसको शेयर करें, क्योंकि प्रश्न किसी पार्टी विशेष का विरोध करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने, उसे मजबूत करने का है। जितने ज़्यादा लोग इस कानून को समझ सकेंगे, उतनी ज़्यादा जनता में समझ विकसित होगी और हम उन चीज़ों को भी समझ पाएंगे जो सत्ता परोसना चाहती है अपने तरीके से। बहरहाल, सुबह की शुरुआत एक शानदार कविता से, जैसा कि मैं करता आया हूं। ये कविता 1967-68 की कविता होगी। कविता का शीर्षक ही ये बता रहा है। अद्भुत कविता है, आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक है। कवि हैं सुदामा पांडे, जिनको कि हम धूमिल के नाम से जानते हैं। पहले कविता का आनंद लीजिए, फिर कृषि कानूनों पर चर्चा शुरू करूंगा। 20 साल बाद कविता का शीर्षक है। कवि क्या कह रहे हैं? आज़ादी के मात्र 20 साल बाद धूमिल कितने हताश होकर ये कविता लिखते हैं, इसको समझिएगा और वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं। 20 साल बाद मेरे चेहरे पे वे आंखें लौट आई हैं, जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेईमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने
गोबर कर दिया है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और ना यह पूछने का। देखिए धूमिल क्या कह रहे हैं, कितनी सार गर्भित बात उन्होंने कही। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और ना यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आह, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूं। ये सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। गौर कीजिएगा, धूमिल ने जो 60s में कविता लिखी उसकी प्रासंगिकता आज कितनी है। आह, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूं, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं चुपचाप। मात्र आज़ादी के 20 साल बाद ही धूमिल कितने निराश होकर यह कविता लिख गए, और आज ये कविता एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन के हमारे सामने खड़ी है। इस पर गौर कीजिएगा। चर्चा शुरू करता हूँ। कृषि कानूनों पर क्यों व्यथित चिंतित है हमारा किसान, और क्या वो वाकई भ्रमित है, उसे भ्रमित किया जा रहा है इन कानूनों के बारे में, या वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो वास्तव में सच की लड़ाई है। मैं पुनः अपील करता हूँ आप सबसे, यदि आपको इन कानूनों पर, कृषि कानूनों पर मेरी बात से सहमति हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आम जनता, हर वो व्यक्ति जो कुछ समझ तो रहा है लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा है इन कानूनों की बाबत, उस तक ये बात पहुंच सके कि ये कानून गलत हैं तो क्यों गलत हैं। ये कानून कॉरपोरेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और किस प्रकार इन कानूनों के चलते आने वाले समय में कृषि भी पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चले जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो अन्न की कीमतें जो पहले से ही आसमान छू रही हैं और ज़्यादा उड़ान भरेंगी, और हम और आपका क्या हश्र होगा, आने वाली जनरेशन्स का क्या हश्र होगा, ये इन कृषि बिलों की पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चल सकता है। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स दोस्तों हर वर्ष लीडरशिप समिट नाम से कार्यक्रम कराता है, वार्षिक आयोजन। इसे कहते हैं HT लीडरशिप समिट। प्रतिवर्ष होता है, बड़े लंबे अरसे से होता आ रहा है, जिसमें देश की गणमान्य शख्सियतें लीडरशिप के बारे में, देश के नेतृत्व के बारे में, देश के भविष्य के बारे में अपने विचार रखती हैं। ऐसी एक समिट जो 2017 में 29, 30, 31 दिसंबर को हुई, या 30, 31 नवंबर और 1 दिसंबर, 3 दिवसीय समिट थी 2017 में। इसका कार्यक्रम स्थल था दिल्ली का 5 सितारा भव्य होटल हयात रीजेंसी। हयात रीजेंसी दिल्ली का एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़ा, बहुत महंगा 5 स्टार होटल है, जहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की यह समिट हुई थी 2017 की, जिसको HT लीडरशिप समिट 2017 कह के पुकारा गया। इस समिट की शुरुआत के दिन जो उद्घाटन भाषण था वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, और जो अंतिम दिन भाषण था वो देश के उद्योगपति, देश के नंबर 1 उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी का था। 3 दिवसीय इस मंथन शिविर के अंतिम दिन, जैसा मैंने आपको बताया, रिलायंस समूह के मालिक श्री मुकेश अंबानी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जो कहा
वह देश की राजधानी दिल वालों की, माफ कीजिएगा आदत दिल वालों की कहने की पड़ गई है, संग दिल वालों की, तंग दिल वालों की दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों की आशंकाओं को प्रमाणित करती है। गौर से मेरी बात सुनिएगा। 2017 में मुकेश धीरूभाई अंबानी ने HT लीडरशिप समिट में क्या बोला था। क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बोला था तो मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा हूं। मुकेश धीरूभाई अंबानी ने कहा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, all three are on our roadmap, which are, to my mind, the most difficult areas and they impact majority of the people. कृषि, शिक्षा और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, मुकेश भाई ने कहा हमारे भविष्य के एक्सपेंशन कार्यक्रमों का हिस्सा हैं कंपनी के, और मेरा मानना है, मुकेश भाई ने कहा मेरा मानना है ये सबसे ज़्यादा विशाल जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। We now have the opportunity to digitally reinvent all sectors of our economy, whether it is a financial services, commerce, manufacturing, agriculture, education and healthcare. India can leap forward the world in each of these sectors. The first thing which I have chosen is agriculture, because we cannot ignore the reality of poverty and underdevelopment in rural India. अर्थात मुकेश धीरूभाई अंबानी ने 2017 में ही भविष्य में रिलायंस समूह किन चीज़ों पर निवेश करेगा इसकी घोषणा कर दी, और इस घोषणा को करते हुए उन्होंने 3 सेक्टर गिनाए थे, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, और इनमें भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्नति के कारण उन्नति आने के बाद ही देश का गरीब गुरबा, पुअर आदमी खुशहाल हो सकेगा। माशाल्लाह, क्या खूब बात कही मुकेश धीरूभाई अंबानी ने। कुछ समझे आप या नहीं? भारत के गरीब गुरबा, भारत के किसानों की दुर्दशा पर दिल्ली के पंचतारा होटल में मुकेश अंबानी के शब्द सुनकर यदि आप झांसे में आ गए हैं, मुगालते में आ गए हैं तो सतर्क रहिए। मुकेश भाई मुंबई के जिस घर में रहते हैं, जिसका नाम अंटालिया है, उसकी कीमत है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग 14,000 करोड़ रुपया। ये विश्व का दूसरा सबसे महंगा घर है, विश्व का। 4 लाख स्क्वायर फीट में बना ये घर है। इस घर में 3 हेलीपैड हैं ऐसा बताया जाता है। 168 कारों को खड़े रखने की क्षमता है, गैराज बने हुए हैं, 9 लिफ्ट हैं, एक फिल्म थिएटर है 50 सीटों वाला। इसमें हर फ्लोर में टेरेस गार्डन है, स्विमिंग पूल है, स्पा है, हेल्थ सेंटर है और एक भव्य मंदिर भी है। परिवार है कुल 4 जमा लोगों का, और यदि मुकेश भाई की माँ को गिन लिया जाए, कोकिला बहन जी को, तो ये 5 लोगों का परिवार इतने विशाल घर में रहता है। नौकर कितने हैं? सैकड़ों, few hundreds। तो इतनी अकूत संपदा वाले मुकेश भाई दिल्ली के एक पंचतारा होटल में, हयात रीजेंसी में, गरीबों की मदद की बात का उद्देश्य लेकर एग्रीकल्चर क्षेत्र में एंट्री करने की बात 3 बरस पहले 2017 में 1 दिसंबर के दिन करते हैं। और चाहते क्या हैं कि खेती में कॉर्पोरेट सेक्टर, रिलायंस जैसी कंपनियां घुसें, ताकि अपनी जादू की छड़ी से इस क्षेत्र में वे खुशहाली ला सकें। अब आप सोचेंगे इस बात का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, बात तो कृषि कानूनों को समझाने की हो रही है। तो चलिए, पिछले 2 दशकों से पंजाब में भाजपा की सहयोगी रही राजनीतिक पार्टी अकाली दल के एकमात्र केंद्रीय मंत्री, मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री
हरसिमरत कौर जी के इस्तीफे को भी आपको बता दूं, इस्तीफे में क्या लिखा था वो बता दूं। हरसिमरत कौर ने इन 3 कानूनों के पारित होने के बाद सदन से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से अंडर प्रोटेस्ट इस्तीफा दे दिया और उनकी पार्टी अकाली दल ने अपना गठबंधन भाजपा के साथ तोड़ दिया। ये आप सब जानते हैं। हरसिमरत कौर जी ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा ये शायद कुछ को नहीं पता होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूं। हरसिमरत कौर ने पंजाब के किसान का जिक्र करते हुए लिखा, जियो केम इन, जियो आया, रिलायंस वाला जियो फोन, जियो केम इन, दे गेव फ्री फोन्स, उन्होंने सबको फ्री में फोन दिए। व्हेन एवरीवन बॉट दीज फोन्स, जब सब लोगों ने ये फोन ले लिए, द कंपटीशन वॉज वाइप्ड आउट, मैदान से प्रतिस्पर्धा गायब हो गई क्योंकि सारे फोन जियो के आ गए। और उसके बाद एंड जियो जैक्ड अप देयर रेट्स, जियो ने उसके बाद अपने टेलीफोन कॉल्स के रेट्स को बढ़ा दिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कॉर्पोरेट्स आर गोइंग टू डू विद एग्रीकल्चर। हरसिमरत कौर जी ने आशंका जताई, जिस प्रकार पहले फ्री में घर घर जियो फोन पहुंचाया गया रिलायंस समूह द्वारा, और जब सब लोगों के हाथ में जियो आ गया, उनकी आदत में जियो शुमार हो गया, तो जियो ने अपने रेट बढ़ा दिए। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी कॉर्पोरेट्स यही करेंगे, पहले चारा फेंकेंगे फिर किसान को पकड़ लेंगे। इतना कहते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अब एक दूसरे शख्स की बात करता हूं, इनका नाम अडानी है। आप पहचान रहे हैं अडानी जी को? नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं बात श्री गौतम अडानी साहब की कर रहा हूं, जिन्होंने कोविड काल में और कोविड काल से भी पहले, जब 8 नवंबर 2016 को यकायकी जनता के सामने बजरिए टेलीविजन प्रधानमंत्री मोदी जी 8 बजे रात अवतरित हुए और उन्होंने 500 और 1000 के नोटबंदी की घोषणा कर दी, जिस नोटबंदी की घोषणा के बाद पूरा देश त्राहिमाम करने लगा। इन अडानी साहब, श्री गौतम अडानी जी ने 2016, 17, 2017, 18, 19 और 20 इन 4 सालों में खरबों रुपयों की कमाई की है। और 51 बरस के श्री गौतम अडानी विश्व के 167 नंबर के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। उनकी संपत्ति में पिछले 4 सालों में, जब पूरा भारत त्राही कर रहा था, अर्थव्यवस्था गिर रही थी, नौकरियां छूट रही थी, अडानी साहब की संपत्ति में 3.25 गुना इजाफा हुआ है। अजब इत्तेफाक की बात है। मुख्य विपक्षी दल के नेता यानी कांग्रेस के नेता, जिन्हें मीडिया का एक विशेष वर्ग, जिसको मैं चारणी मीडिया कहता हूं और आप लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, उनका एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में जी जान से जुटा था। इन दोनों उद्योगपतियों की प्रधानमंत्री संग दोस्ती पर तंज करते हुए यही राहुल गांधी जी मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहते थे। तो देखिए इत्तेफाक कितना गजब का है। अंबानी साहब ने 2017 में कृषि क्षेत्र में जाने की इच्छा जताई और इत्तेफाकन अडानी साहब की भी नजरें इसी क्षेत्र पर आ टिकी हैं। क्या कहती है अडानी साहब की फिलॉसफी, वो सुन लीजिए। एट अडानी वी वांट टू बी नोन एज द बिग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर एंड अडानी टू बी अ बिग फूड कंपनी इन इंडिया। अडानी साहब का भविष्य को लेकर लक्ष्य है कि उनकी कंपनी सबसे बड़ी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कृषि की कंपनी बन जाए और देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी बन जाए। इसे मैं अजब गजब इत्तेफाक मानता हूं। अजब गजब इत्तेफाक कि दोनों अडानी और अंबानी ने कृषि क्षेत्र में जाने का मन बनाया और इधर केंद्र की सरकार ने कृषि कानूनों में रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर कॉरपोरेट जगत की निजी क्षेत्र की राह आसान कर डाली। कांग्रेस में तो दोस्तों, संसद में तो दोस्तों प्रचंड बहुमत के चलते लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी
विपक्षी दलों की तमाम दलीलों को ना सुनते हुए इस कानून को केंद्र सरकार ने पास करा डाला, लेकिन मामला आकर फंस गया है सड़क पर, जहां देश का अन्नदाता पूरी ताकत के साथ जमा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे कई मित्र इस बारे में मुझसे बातचीत करते हैं कि इतने बड़े रिवॉल्यूशनरी प्रगतिशील कदम की किसान मुखालफत क्यों कर रहा है। वो ये भी पूछते हैं कि ये मुखालफत क्या इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्षी दल ओछी राजनीति कर रहे हैं और इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आंदोलन क्यों हो रहा है और किसान क्यों इसकी मुखालफत कर रहा है। किसान इसकी मुखालफत इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार ने ही किसानों की बीमा योजना की बीमा के लिए फसल बीमा की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करी थी। और ये फसल बीमा योजना भी किसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, बीमा कंपनी के जरिए नहीं लागू की गई, बल्कि मुकेश अंबानी के भाई श्री अनिल अंबानी, जो अब बैंकरप्ट हो गए बताए जाते हैं, उनकी कंपनी के हवाले कर दी गई थी और किसानों को इस योजना का कोई लाभ नहीं पहुंचा था। इसलिए जैसे कि कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, किसान इन तीनों बिलों को शक की नजरों से देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल सितंबर 2020 में यानी कोविड काल के दौरान सदन में रखे और इन 3 कानूनों को 27 सितंबर 2020 को भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति देख के कानून बना डाला। पहला कानून जिस पर मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, पहला कानून है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून एक्ट 2020। अब साहब, अंग्रेज साहब बहादुर 200 बरस तक हमारे छाती पर मूंग दलते रहे, तो हम गुलाम मानसिकता के तो हो ही गए हैं। इसलिए ये इतना भयानक हिंदी में लिखा गया शब्द आपको कठिनाई से समझ में आएगा, इसलिए अंग्रेजी में भी इस कानून का नाम बता देता हूँ। अंग्रेजी में इस कानून को कहा गया है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। बड़ा ही अद्भुत और क्रांतिकारी कानून है। भारतीय मध्यम वर्ग को ये बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, जिन लोगों से मैं बातचीत करता हूं या जैसे कमेंट्स फेसबुक पोस्ट में आते हैं। लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कानून पूरी तरह से सूट बूट वालों के लिए बनाया गया कानून है। कानून कहता है कि किसानों की उपज की खरीद के लिए हर वो व्यक्ति, वह कंपनी, वह निजी क्षेत्र का, कॉरपोरेट जगत का कोई भी व्यक्ति जिसके पास आयकर नंबर हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे किसान से संपर्क कर मोल भाव कर उसकी उपज खरीदने का हकदार है। सरकार कहती है कि इस कानून के बाद पूरे देश में कोई भी किसी भी राज्य के किसान से उसकी उपज को सही मूल्य देकर खरीद सकता है और इसका सीधा अर्थ ये होगा कि दलाल खत्म होंगे जो किसान और उपभोक्ता के बीच में हैं और किसान को उसकी उपज का बढ़िया मूल्य मिलेगा। सरकार बहादुर का किसान प्रेम देखिए। अभी झांसे में मत आइए, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने खट खट www.kisanpunjab.com खोली, उससे अपनी मर्जी की चीज़ खरीदी, रेट तय किया, आपने भी मुनाफा कमाया, आपको भी सस्ते में मिला और किसान ने भी। ऐसा नहीं है जनाब, जरा समझिए कानून को। सरकार बहादुर का किसान प्रेम देखिए। कानून के अध्याय 2 धारा 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक व्यापारी, ये मैं सरकारी भाषा पढ़ रहा हूं, थोड़ी डिफिकल्ट है, प्रत्येक व्यापारी जो कृषकों के साथ समव्यवहार करता है, व्यापार की गई अनुसूचित कृषक उपज का भुगतान उसी दिन या यदि प्रतिक्रियात्मक रूप से ऐसा अपेक्षित है तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कृषक को भुगतान की रकम में वर्णित परिधान की रसीद उसी दिन दी जाएगी, अधिकतम 3 कार्य दिवस के
बीज भुगतान कर देगा। यानी कि सरकार ने किसान को सशक्त करने के लिए कानून में लिखा है कि आपको या तो उसी दिन भुगतान करना पड़ेगा या उसी दिन रसीद देनी पड़ेगी और 3 दिन के अंदर किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा पहुंचाना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात है। फिर भी किसान लोग डटे हुए हैं। अब जनाब आपकी आंखों में आंसू तो आ ही गए होंगे कि ये किसान कितने मूर्ख हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने इतना बढ़िया कानून बना डाला। आप गदगद होंगे कि देश के अन्नदाता के लिए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने क्या जबरदस्त कानून ला दिया है। आप नाराज भी हो सकते हैं, हो रहे होंगे कि विपक्षी दल और कथित टुकड़े टुकड़े गैंग के बरगलाने में किसान भाई इसका विरोध कर रहे हैं। थोड़ा ठहरिएगा, गला भी खिचखिच कर जाता है। जरा पूरी बात को समझ लीजिए। इस कानून के अध्याय 3 को समझते हैं, जो किसान और खरीदार के बीच किसी भी प्रकार की विवाद को अगर खरीदार में कॉरपोरेट कंपनी जो किसान से खरीद कर रही है उसमें और किसान में कोई विवाद हो गया तो उसके तुरंत समाधान का उपाय ये कानून बता रहा है। इसके अनुच्छेद 8(1) क्या कहता है? इसका अनुच्छेद 8(1) कहता है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी के बीच किसी भी प्रकार के समव्यवहार से उत्पन्न किसी विवाद की दशा में पक्षकार आवेदन फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम से सुलह की मार्फत पारस्परिक प्रतिगाही समाधान की इस्पा कर सकते हैं, जो ऐसे विवाद के आबद्ध कर परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा। यानी कि आप एसडीएम साहब के पास तुरंत जा सकते हैं किसान लोग या कॉर्पोरेट और कह सकते हैं साहब विवाद हो गया, फटाफट सुलझाइए, और एसडीएम साहब उसको सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। ऐसा कानून में लिखा है। अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बुराई है। अब मैं आपको इसकी पेंच समझाता हूं। न्यायालय जाने से गरीब किसान को छुटकारा मिल गया है। सारा समाधान इस कानून के अनुसार नौकरशाही कर देगी। यदि एसडीएम नहीं कर पाएंगे तो कलेक्टर साहब करेंगे, कलेक्टर साहब नहीं कर पाएंगे तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए किसी ब्यूरोक्रेट के नौकरशाह की अध्यक्षता वाला बोर्ड कर लेगा। लेकिन किसी भी सूरत में यह किसान के पक्ष में नहीं है। ये बात किसान के पक्ष में नहीं है। ये कानून के अध्याय 5 के अनुच्छेद 13 को पढ़ने में समझ में आता है। इसी कानून का अध्याय 5 चैप्टर 5 सबसेक्शन 13 में क्या कहते हैं? कानून क्या कहता है? इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली आश्रित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। सीधी बात समझिए। अब आपने तो कह दिया साहब एसडीएम साहब के पास चले जाइए, एसडीएम साहब ने कुछ सेटिंग गेटिंग करके कॉर्पोरेट के पक्ष में निर्णय सुना दिया या डीएम साहब ने या उससे बड़े अधिकारी ने, तो आप यानी कि किसान इस देश का उस मुद्दे को लेकर किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है सरकारी अधिकारी के खिलाफ। एसडीएम साहब ने गलत जजमेंट दिया तो आप उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने से प्रतिबंधित हैं। यानी कि अपने नौकरशाहों को खुली छूट सरकार ने दे दी। कॉर्पोरेट्स के पक्ष में निर्णय देना किसान कुछ नहीं कर पाएगा। वो न्यायालय जा नहीं पाएगा, आपके निर्णय को चैलेंज नहीं कर पाएगा। और इसका अनुच्छेद 15 आगे कहता है, किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन गिनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है। ऐसे किसी भी फैसले पर कोई भी सिविल न्यायालय वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारी नहीं होगी। यानी कि कोर्टों को भी कह दिया, न्यायालयों को भी कह दिया है कि आप भी इसमें अगर किसान कोई मुकदमा दर्ज करेगा तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप उस मुकदमे को नहीं सुन सकते हैं।
अगर नौकरशाह बेईमानी करे तो किसान उसके खिलाफ शिकायत या मुकदमा नहीं कर सकता है, और यदि करने की ठान ले, कोई पेंच वेंच घुमाकर अदालत पहुंच जाए, तो अदालत को पहले ही कानून से रोक दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार इन कानूनों के संदर्भ में किसान या किसी व्यक्ति के किसी मुकदमे को सुनने के लिए अधिग्रहित नहीं है। मतलब साफ है, किसान के भले की आड़ में सूट बूट की सरकार ने नौकरशाही को सारी ताकत दे डाली है और उनके खिलाफ कोई अदालत ना चले जाए, इसलिए इस कानून से संबंधित विवाद में सिविल कोर्ट्स का हस्तक्षेप रोक दिया गया है। भाषा को समझिए, कानून की भाषा को। न केवल नौकरशाहों के खिलाफ किसान अदालत जा पाएगा, बल्कि कॉरपोरेट के खिलाफ भी वो अदालत नहीं जा सकता है। अरे जनाब, इतना तो जब हम बच्चे थे 4-5 साल के और देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा जी ने भी फंडामेंटल राइट्स का ऐसा उल्लंघन नहीं किया होगा। इंदिरा जी के आपातकाल को आज तक हम याद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक अर्जी दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है, पिटीशन दाखिल हुई है कि आपातकाल को इतने सालों बाद अब गैर कानूनी घोषित किया जाए, इलीगल इमरजेंसी मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट शायद उसमें विचार कर रहा है कि उसे एडमिट करें या नहीं। उस इमरजेंसी जिसका दंश हमें आज भी चुभता है, उसमें भी इतना अत्याचार शायद ना रहा हो, और यदि रहा भी था तो याद रहे मात्र 2 साल बाद 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगी। 70 में जनता ने इंदिरा जी को सबक सिखा दिया। स्वयं इंदिरा गांधी और उनके सुपुत्र संजय गांधी तब हुए 77 में हुए चुनाव में अपनी अपनी पार्लियामेंट्री सीट हार गए थे, और पूरे की पूरी कांग्रेस का नॉर्थ इंडिया से तो कम से कम सुपड़ा साफ हो गया था। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने कल कहा, हरिओम पवार जी की कविता के माध्यम से कहा कि जो किसान आंदोलन सुलग रहा है, धीमी धीमी चाल या कहीं भूचाल ना हो जाए, यही आंदोलन कहीं विशाल रूप ना ले ले और इसका खामियाजा अगले चुनावों में देखने को मिल सकता है। बहरहाल वो मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है कि आप कैसे कोई कानून ला सकते हैं जो हमें आम नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई सुविधाओं, प्रदत्त किए गए अधिकारों के खिलाफ हो। आप अदालत नहीं जा सकते हैं, आप अफसर की शिकायत नहीं कर सकते हैं, आप फलाना नहीं कर सकते हैं, तो किसान करेगा क्या? कॉर्पोरेट के पास तो बड़े बड़े वकील होंगे। अगर कोई मुकदमा तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने एसडीएम साहब या डीएम साहब के यहाँ पहुंच गए, कॉर्पोरेट के पास मनी पावर है, कॉर्पोरेट के पास मसल पावर है, कॉर्पोरेट के पास बड़े बड़े वकील खरीदने की, उनको फीस देने की ताकत है। किसान क्या करेगा? किसान यही करेगा जनाब जो इस समय कर रहा है बॉर्डरों में बैठा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल चर्चा करूंगा कि कैसे यह कानून संविधान के आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ है, और संविधान के अनुच्छेद 32 के भी, जो हम यानी आम नागरिकों को न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, उसके भी ख्याल है। और साथ ही कानून नंबर 2, कल मैं दूसरा कानून आपको पर प्रकाश डालूंगा, वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस कानून, 3 कानून है ना, दूसरे कानून पर कल बात करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं इस करबद्ध अनुरोध के साथ कि यदि आपको ये फेसबुक लाइव पसंद आया है तो दोस्तों इसको जितना हो सके अपनी वॉल्स में शेयर कीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए, ताकि इन कानूनों में पेच क्या है इसको समझाया जा सके सबको, और ये बताया जा सके ये किसान, इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम सबके लिए लड़ रहा है। ये किसी टुकड़े टुकड़े गैंग वैंग का काम नहीं है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसमें हमें उनके साथ रहना चाहिए। याद रहे, रामधारी सिंह दिनकर कह गए हैं, पाप का भागी नहीं केवल व्याध, पाप का भागी नहीं केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए प्रभु तटस्थ मत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन कानूनों की बात पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के हों, यहाँ मुद्दा ना दल का है ना विचारधारा का है, यहाँ मुद्दा है देश का, लोकतंत्र का, हमारा और आपका, सबका। दिन शुभ हो आपका, मंगलमय हो, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ।
कल प्रातः फिर 8 बजे आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।